लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जाओ और फैंग के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली थी और उन दोनों ने शर्त लगाया था जो भी इस मैच को हारेगा वो उसे गुलामी करेगा। अब हम जाओ और फैंग को आमने सामने देखते हैं जहां फैंग भागते हुए बढ़ता है जाओ पर हमला करने के लिए। तब जाओ याद करता है कैसे वो दिन रात प्रैक्टिस करता था। मैंने अपने 9 बोन्स को हार्ड कर लिया था सिर्फ और सिर्फ 1 महीने में। स्पीड के मामले में ये मुझे कभी भी हरा नहीं सकता है। ये कहकर वो उसे पंच मारने बढ़ता है मगर फैंग उसके पंच को डॉच कर देता है। ये देखकर जाओ हैरान होते हुए सोचता है क्या इसने मेरे पंच को डॉच कर दिया। नहीं नहीं, ये तो मुझे पंच मारने के लिए आया था। तभी फैंग उसके पैर पे पंच मार देता है। ये देखकर जाओ चिल्लाते हुए सोचता है ये काम नहीं करने वाला है। मैं वो इंसान नहीं हूँ जो मैं कॉलेज में हुआ करता था। तभी उसकी एक्सपेक्टेशन को तोड़ने के लिए फैंग उसके फेस पे पंच मार देता है जिस कारण से उसके मुंह से खून निकलने लगता है। इधर जाओ मनी मन सोचता है इसने मेरी नाक पे मार के मेरा नाक तोड़ दिया। तभी फैंग उसके करीब आते हुए कहता है मैंने कहा था ना मैच के बीच में रोना मत, लेकिन तू तो अभी से ही रोना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा था ना मेरे से नाराज मत होइयो, तू वापस से मुझे गुस्सा दिलाने का ट्राई कर, उसके बाद देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मैं तुझे इतना मारूंगा कि तेरा बाप भी तुझे बचा नहीं पाएगा। अब हम जाओ को जमीन पे पड़ा हुआ देखते हैं जहाँ उसका मुंह सूज गया था। तब सरीना कहती है फैंग तो इतना भी टफ नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे उसने जाओ को बहुत मारा है। लायन चिंता मत करो, जाओ को उतना दर्द भी नहीं हो रहा होगा। इधर लायन मनी मन सोचता है उसने जाओ को जान से नहीं मारा मगर उसके फेस को देखकर बता सकते हैं जाओ को बहुत चोट लगा हुआ है। फिर फैंग हंसते हुए कहता है अब तुम्हारी बारी है। तब यूमे कहती है लुई मत जाओ, तुमने देखा ना फैंग ने जैंग को कैसे मारा है, अगर उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा किया तो। ये सुनकर लुई सोचती है अगर मेरा भी फेस ऐसे ही सूज गया तो मुझे लोगों से अपना फेस छुपा कर चलना पड़ेगा। फिर वो फैंग से पूछती है क्या तुम मेरे ऊपर भी ऐसे ही पंच का हमला करने वाले हो। तब फैंग स्माइल करते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे फेयर गेम खेलना पसंद है, इसी कारण से मुझे तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की पर भी हमला करना पड़ेगा और ऐसे ही हाथ उठाना पड़ेगा। ये सही है ना मिस्टर लायन। तब वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम मार्शल आर्ट्स में कंपनसेट नहीं कर सकते हो। ये सुनकर लुई ना चाहते हुए भी गिव अप कर लेती है। ये सब देख कर तो फैंग हंसने लगता है। तब लायन पिंग अनाउंस करते हैं इस टाइम का क्लास प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि फैंग है। और हाँ जाओ तुम बाद में मेरे से आकर क्लास स्केड्यूल लेकर चले जाना, ट्रेनिंग कल स्टार्ट होगा और इस टाइम को कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। मैं बाकी की डिटेल्स बाद में बताऊंगा, अब तुम सब जा सकते हो। ये सुनकर सब जाने लगते हैं। तब फैंग जाओ से कहता है अच्छे से रेस्ट करना। तब वो कहता है इस बार तुम जीत गए लेकिन अगली बार नहीं जीत पाओगे। ये सुनकर फैंग कहता है तुम तो ऐसे रोते रहते हो जैसे मैं तुम्हें बुली करता हूँ। जिसपे वो कहता है अगर तुम मुझे नोज पे नहीं मारते तो मैं ऐसे नहीं रोता, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तभी फू फैंग के पास आकर कहता है फैंग तुम तो बहुत ज्यादा क्रूएल हो, तुमने सही में उस जाओ को इतनी बुरी तरह से मारा है। तब फैंग कहता है उसे लगता है लास्ट टाइम मैंने उसे गलती से हरा दिया था, इसीलिए मैंने इस बार उसे सबक सिखा दिया। फिर वो सरीना को थैंक्स बोलने लगता है उसके गाइडेंस के लिए। तब सरीना बोलती है तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुमने ये सब खुद ही अर्न किया है। जितना तुम्हारे पास सामान होगा तुम उतना ही जल्दी ग्रो करोगे और उतनी जल्दी ही मरोगे, इसीलिए मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है। मगर अच्छी बात यह है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर कुछ पॉइंट्स कमा सकते हो। तब फैंग पूछता है हाँ लेकिन क्यों। तब वो कहती है अगर हमारा स्कूल हार गया तो नेशनल रिसोर्स भी सीज हो जाएगा, उस टाइम पॉइंट्स की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी अब है। तब फैंग कहता है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम स्पेशल क्लास लेने वाले हैं। फिर फू बोलने लगता है मास्टर आपको हमारे स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। जिसपे वो कहती है मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, हमारा स्कूल और जिंगो स्कूल वर्ल्ड के दो बहुत ही बड़े स्कूलों में से एक है और इसे हमेशा से ज्यादा रिसोर्सेज मिलते हैं, मिलिट्री से भी ज्यादा। मगर पिछले 2 सालों से इन दो एलाइट स्कूल के वॉरियर आपस में लड़ने लगे हैं और बाद में वो सब एक मामूली मिलिट्री स्कूल से हार गए और उन्हें हराने वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि वोंग है। अब ये सब होने के बाद सभी बड़े बड़े लीडर्स बहुत गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं इतना रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के बाद भी तुम्हारे बच्चे सिर्फ एक मामूली स्कूल के बच्चे से हार गए जिन्हें तो रिसोर्सेज ढंग से भी नहीं दिया जाता। अगर उनके पास उतने ही रिसोर्सेज होते जितने तुम्हारे पास है सोचो तब क्या होता, हम कुछ और मार्शल आर्टिस्ट वोंग की तरह बना पाते। ये सब सुनकर फैंग सोचने लगता है ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी कॉमिक की कहानी सुन रहा हूँ और उसमें मेन लीड वोंग जिन है। फिर सरीना कहती है इन सभी कारण से हमारे पास रिसोर्सेज बहुत कम हो गए और ये परफेक्ट टाइम है जब हम अपना स्ट्रेंथ बढ़ाकर उनसे वापस से रिसोर्सेज ले ले। तभी फैंग को वोंग की बात याद आती है जहाँ
वो अपने टूर्नामेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। फिर वो सोचता है कुछ तो बड़ा होने वाला है। अब हम फैंग को कैफेटेरिया में देखते हैं जहाँ वो खाना लेकर आया था खाना खाने के लिए, और मनी मन सोच रहा था मुझे जल्दी से ट्रेनिंग में जाना होगा, नहीं तो मैं कभी भी वोंग के लेवल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी वो कुछ लड़कियों को बातें करते हुए देखता है जहाँ वो कह रही थी अगर फैंग सही में इतना स्ट्रांग है तब तो जाओ उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी कहती है सही कहा, तुमने देखा था ना उसने कितनी जोर से उसे मारा था, ऐसा लग रहा है जैसे वो टॉप फर्स्ट में आएगा, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अभी तो स्कूल स्टार्ट हुआ है और वो इतनी जल्दी वॉरियर नहीं बन सकता है। मगर फैंग के पास इंफीरियर कॉम्प्लेक्स है ना, मुझे लगता है उसने जानबूझकर फू को पिटने दिया था जब वो अकेडमी में साइन हुआ था। फिर दूसरे कहती है हाँ सही कहा, वो इतना स्ट्रांग है फिर भी उसने फू की हेल्प नहीं किया। ये सब सुनकर उनकी साथी बोलती है मुझे नहीं लगता फैंग इतना भी बुरा है, ये तो डिपेंड करता है आखिर वो किससे कम्पीट कर रहा है। जाओ और बाकी स्टूडेंट वैसे भी उससे ज्यादा हैंडसम है, तुम सबको पता है ना अकेडमी में लड़कियों को भी मारा जाता है। लुई ने कल मुझे स्पेशल क्लास में मारने का ट्राई भी किया था। उसकी बात सुनकर दूसरी लड़की पूछती है क्या उसने सही में तुम्हें मारने का ट्राई किया था? तब वो कहती है हाँ बिल्कुल, इसी कारण से उस जैसे बंदे को कोई भी अपना बीएफ मत बनाना। चलो इस लड़के को हम पूरे 4 सालों तक सिंगल बनने देते हैं, अब से हमें अपने जूनियर्स को भी वार्न करना पड़ेगा ताकि बाकी की लड़कियां भी उसके जाल में ना फंसे। ये सुनकर सब हाँ में जवाब देती है और कहती है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, उस जैसे क्रूएल इंसान को पसंद भी कौन करेगा। ये सब फैंग भी सुन रहा था और मनीमन कहता है उस लुई को तो मैं सबक सिखाऊंगा। तभी फू भी इमोशनल ड्रामा स्टार्ट करते हुए कहता है फैंग तुमने एकेडमी के टाइम पर मुझे बचाया क्यों नहीं था, तुम मेरे लुक से जेलस होते हो ना। तब फैंग ना में जवाब देता है। अब हम रात का सीन देखते हैं जहाँ अचानक से अर्थक्वेक आने लगता है जिससे डरकर बच्चे इधर से उधर भागने लगते हैं। तभी अचानक से वो अर्थक्वेक बंद हो जाता है। तब एक बच्चा सबको समझाते हुए कहता है क्लासमेट्स हमारा स्कूल सिस्मिक जोन में आता है इसीलिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम सब जाकर सो सकते हो। तब फैंग सोचने लगता है क्या ये सही में एक अर्थक्वेक था? अर्थक्वेक तो काफी तेज आया था, अर्थक्वेक तो काफी तेज आया था, मगर जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक तो हमारा स्कूल अर्थक्वेक जोन में आता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर कभी भी अर्थक्वेक नहीं आ सकता है। तभी हम उस तरफ कुछ हायर ऑफिसर्स को आते हुए देखते हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहे थे। अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सभी बच्चों का पहला स्पेशल क्लास होना था। उन्हें सबसे पहले पढ़ाने के लिए फीमेल टीचर आती है। वो आते ही कहती है तुम सबका स्वागत है, मैं तुम सबको प्रोफेशनल नॉलेज पढ़ाने वाली हूँ। इस टीचर का नाम रॉक्सी है। उसे देखकर फू बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो किसी गॉडेस से कम नहीं लग रही, चलो अब हमें स्वॉर्ड्स को चलाना सीखने को मिलेगा। तब फैंग कहता है तुम पहले के जैसे ही स्वॉर्ड का यूज कर लेना। तभी रॉक्सी कहती है लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ, ये कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट है, ये लेटर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ एंड डेथ है। जो कुछ भी तुम इस कोर्स में सीखोगे और सुनोगे वो तुम्हें किसी को भी हर हालत में नहीं बताना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अगर तुम कोर्स के दौरान सीरियसली इंजर्ड होते हो या फिर मर जाते हो तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं होगी बल्कि तुम्हारी गलती होगी, और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इस पर साइन करने की जरूरत नहीं है और इस कोर्स को क्विट करके तुम जा सकते हो। ये सुनकर फैंग सोचने लगता है 10 पॉइंट लेना इतना भी आसान नहीं है और मैं घर खाली हाथ नहीं जा सकता हूँ। इधर टीचर रॉक्सी पूछती है क्या कोई भी क्विट नहीं करना चाहता है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है, यही क्वालिटीज तुम सबके अंदर होने चाहिए। तो चलो अब फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। 1992 से पहले मार्शल आर्टिस्ट को सिर्फ कहानियों के द्वारा जाना जाता था और उन्हें नॉनसेंस माना जाता था। लोगों को लगता था ये सब सच नहीं होता और न ही उनमें स्ट्रेंथ होता है, लेकिन जनवरी में फाइनली उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया और न्यूज़पेपर में छापा गया और उसी टाइम क्योटो स्कूल का भी स्थापना हुआ जो आज तक चला आ रहा है, और इसी के कारण से वो हादसा हुआ था। दिसंबर 1992 में एक भयानक सा अर्थक्वेक आया था और उसमें लाखों हजारों लोग मारे गए। उसके बाद से मार्शल आर्टिस्ट वहां से मूव कर गए और एक सिस्टमेटिक वे में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया और देखते ही देखते मार्शल आर्टिस्ट कब 1000 से लाख बढ़ गए पता ही नहीं चला। अब तुम सब सोच रहे होगे उन सबकी इज्जत हमारी सोसाइटी में इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि हमारी सोसाइटी को उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है, ह्यूमैनिटी को हमारी जरूरत है और हमारा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि डंजियंस है। डंजियंस क्या है ये बात किसी को भी नहीं पता। पहले हमें लगा था ये एक अंडरग्राउंड वर्ल्ड है, इस कारण से फाइटर्स ने जमीन पे खोदना शुरू कर दिया जिन्हें हम वॉरियर्स कहते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन उनकी दुनिया अंडरग्राउंड नहीं है, जब उनके केव में मूवमेंट होता है तब अर्थक्वेक आता है और अभी सिर्फ चाइना में ही 22 एंट्रेंस मिले हैं। तभी एक बच्चा पूछता है उसमें
क्या ज़ॉम्बी भी बाहर आते हैं या फिर मॉन्स्टर? तब टीचर बोलती है उसमें एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। मॉडर्न सिविलाइजेशन के अलावा ह्यूमंस, एनिमल्स सबके सब हमारे अर्थ जैसे है। डंजियंस का एक रास्ता था जो कि डिस्ट्रॉय हो चुका है। वहाँ के लोग बाहर आने का ट्राई कर रहे थे, जिस कारण से एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया। ये सब सुनकर फैंग पूछता है वहाँ के लोग बाहर आने का ट्राई क्यों कर रहे थे, और क्या गुफा में ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ हम जिंदा रह सकते हैं? तब वो कहती है वहाँ अर्थक्वेक क्यों आया फिलहाल तो ये नहीं पता, मगर उनका और हमारा इन्वायरमेंट लगभग सेम है, और जितने भी हमारे वेपन्स और टूल्स है वो सभी केव्स में काम नहीं करते। सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट का पावर क्यूआई ब्लड डंजियन में काम करता है। तब फैंग सोचता है जब तक मेरे पास पैसा है तब तक मेरे पास पावर है। क्या गॉड ने मुझे ये सिस्टम दिया ताकि मैं इस दुनिया को खत्म होने से बचा सकूं? मगर हो सकता है वोंग सेवियर हो, एक वही है जो कि कल्टीवेशन बहुत जल्दी कर सकता है बिना कोई सिस्टम के। अब हम दूसरी तरफ वोंग को देखते हैं जहाँ वो अपने दोस्त को बचाते हुए डंजियन से बाहर आता है और चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम्हारे कारण वहाँ पे मर सकता हूँ। फिर वो अपने दोस्त को खींचते हुए कहता है मैंने कहा था ना ये एक बहुत बड़ा विलेज है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैन हो सकते हैं, मगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। तब उसका दोस्त बोलता है मगर मैंने वहाँ पे एनर्जी माइन देखा था और वो बहुत ही बड़ा था, उससे हम बहुत ही अमीर हो सकते हैं। ये सुनकर वोंग कहता है उस केव के अंदर का विलेज बहुत ही बड़ा है और बहुत ही अलग है, वो बिल्कुल अनयूजुअल दिख रहा था। वहाँ के लोग डंजियन की तरफ गए होंगे क्योंकि विलेज खाली था। अगर ऐसा होते रहा तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब किन कहता है मगर सिटी में बहुत पावरफुल लोग हैं इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। तब वोंग उसे शांत रहने को बोलता है और कहता है अगर तैनान की तरह ही हमारे साथ हुआ तो अभी तक गेट बंद हो चुका होगा और हम यहीं पे फंसे रह जाएंगे। अब हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां वोंग कह रहा था प्रेसिडेंट आपको उसकी जान बचाने के लिए डंजियन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। तब वो कहते चुप हो जाओ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं उनकी जान बचाऊं। मास्टर कुछ ही देर में गेट बंद कर देंगे, इसीलिए अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो तुम भी यहाँ पे फंस के रह जाओगे और मैं वापस नहीं आ पाऊंगा, इसीलिए नीनी का ध्यान रखना। ये बात याद करके वो सोचने लगता है अब गुफा बंद हो चुका है इसीलिए मुझे नहीं पता मास्टर जिंदा भी है कि नहीं। मैं बहुत ही वीक हूँ, अगर मैं अभी चला भी गया तो मैं ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाऊंगा। अब मुझे अकेले ही मेंटर के पास जाना चाहिए। तब किन कहता है क्यों ना हम फैंग को अगली बार अपने साथ लेकर चले, वो बहुत ही जल्दी इंप्रूव कर रहा है इसीलिए वो हमारे टीम में बहुत ज्यादा काम आएगा। तब वोंग उसे याद दिलाता है वो सिर्फ अभी एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और थर्ड ईयर होने से पहले केव में जाना सही नहीं रहेगा, एक तरह से हम उसे चारे की तरह यूज करेंगे। ये सुनकर किन हंसते हुए कहता है वो बच्चा बहुत ही एडवांस है, मैं तो भूल ही गया था वो सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड का मार्शल आर्टिस्ट है। वैसे वोंग मुझे कभी कभी लगता है अगर इस दुनिया में इंसान या मॉन्स्टर नहीं होते तो ये दुनिया कितना शांति भरा होता। ये दुनिया तो हमारी दुनिया से भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तब वोंग कहता है क्यों ना तुम एक क्रिएचर से शादी कर लो और देखो कि वो तुम एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं। दूसरी तरफ हम फैंग को एक स्टिक प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। इधर फैंग सिर पीटे जा रहा था, टीचर उसे बता रहे थे चेस्ट, हार्ट और थ्रोट मेन टारगेट होता है और जब तुम स्ट्राइक करो तब तुम्हारा पावर बैलेंस होना चाहिए और तुम्हारे पास स्ट्रेंथ भी अच्छा खासा होना चाहिए। ये कहकर वो उसके सिर पे अटैक करते हैं मगर फैंग उनके अटैक को रोक लेता है। फिर वो कहते हैं तुम अपने एनिमी को उसके जगह से हटाते हुए उसके ऊपर बहुत तेजी से हमला कर सकते हो। जब स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ बॉडी ठीक रहे तब अपनी पोजीशन स्विच करके उसके ऊपर अटैक कर दो। फिर वो उसके पैर पे अटैक करके फैंग को नीचे गिरा देते हैं। फिर टीचर कहते हैं ये बेसिक मूव्स थे जो मैंने अभी अभी तुम्हें दिखाया, क्या तुमने अटेंशन दिया? इस टीचर का नाम लुओ है। तब फैंग कहता है मैंने सही से नहीं देखा इसीलिए आप एक और बार दिखा दो। ये सुनकर सभी बच्चे हंसने लगते हैं। तब लुओ बोलते हैं ठीक है फिर तुम लाइन में आ जाओ, मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ आखिर कैसे किया जाता है, क्या तुम समझ गए? तभी फू उसके पास आकर कहने लगता है तुम्हारा मुंह तो सूज गया है, इतना इजी भी नहीं होता क्लास मॉनिटर बनना, के टीचर भी तुम्हारे ऊपर डीमन की तरह बिहेव करेंगे तो तुम तो मर ही जाओगे। ये सुनकर फैंग गुस्से में कहता है अगर तुमने अब एक भी वर्ड बोला तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अब लायन नेक्स्ट क्लास में फैंग के ऊपर फुटवर्क दिखा के उसे हवा में उड़ाए जा रहे थे और पूरी क्लास उसके ऊपर हंस रही थी, मगर इससे फैंग का जोश कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। और अब टाइम आता है क्लास मॉनिटर और बच्चों के बीच में फाइट होने का, जहां वो कहता है क्लास का जो भी एनर्जेटिक बच्चा है वो मेरे पास आ जाओ। तब सभी कहने लगते हैं ये सिर्फ क्लास प्रैक्टिस है, तुम बहुत ही क्रूएल हो, तुम ऐसे हिट मत करो। अब भाई फैंग तो अपना बदला टीचर से नहीं ले सकता है इसीलिए अब वो अपना बदला बच्चों पे निकाल रहा है। अब प्रैक्टिस खत्म होता है और सभी लोग बाहर आने लगते हैं जहां उन्हें सभी लोगों का रैंकिंग लिस्ट मिलता है। वो देखता है कि उनका टीचर सिर्फ 41 रैंक पर है। तब यूमे कहती है ये
ये तो नेचुरल है, क्योंकि ऑनलाइन में रैंक पॉपुलैरिटी के हिसाब से दिया जाता है और इस लिस्ट में डिटेक्टिव, मिनिस्ट्री, सोल्जर सबके रैंक है। प्रिंसिपल का रैंक 41 है और ये बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। ये देखो, यांग का रैंक सिर्फ 104 ही है। फिर फैंग वॉन्ग का रैंक देखने लगता है और उसे दिख भी जाता है, वो रैंक सिर्फ 27 था। फिर वो आइसबर्ग से इस रैंक की तुलना करने लगता है। फिर वो सब सपने देखने लगते हैं, एक दिन हम भी इस रैंक लिस्ट में अपना नाम लाएंगे और ये कितना अच्छा दिखने वाला है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और इस वीडियो पे लाइक एम नहीं है बल्कि कमेंट का एम है, तो प्लीज हो सके तो इस वीडियो पर 300 कमेंट करवा दो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।